गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन, और पिछली वीडियो में और पिछले पीडीएफ सेंड किया गया था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन का जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों ने पढ़ लिया था उसे, यानी कि कुल मिलाकर के रोटेशनल मोशन आपका फिनिश हो गया है। तो जब रोटेशनल मोशन फिनिश हो गया है तो चलिए हम लोग अब उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके न्यूमेरिकल्स में जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि एक समान द्रव्य घनत्व, एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंड है और उनमें क्या करना है, आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आपको बतानी है। एक समान घनत्व के कुछ पिंड दिए गए हैं और आपको उनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को बताना है। इसमें से जो पहला है वह है गोला, जो दूसरा है सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। तीसरा जो है इसमें वह है छल्ला, जिसको वलय भी कहा जाता है, और चौथा है आपका घन। ये चार प्रकार के एक समान द्रव्यमान घनत्व के पिंड लिए गए और आपको बताना है कि इनके द्रव्यमान पिंड का स्थिति क्या होगा। तो बच्चों, गोला आप जानते हैं, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है इसका सेंटर के पास होगा। अगर कोई सिलेंडर है एक समान लंबाई का, इसका जो सेंटर होगा वो द्रव्यमान केंद्र होगा। अगर एक छल्ला है तो छल्ले का भी सेंटर ही होगा। अगर कोई घन है, ठीक है, अगर कोई घन है तो घन का जो विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा वो ठीक इसके बराबर हो जाएगा। विकर्णों का कटान बिंदु कहां पर होगा? इसमें कौन कौन सा किससे मिलेगा? ये वाला जो है, ये दो हो गए, ये दो हो गए, कौन किससे मिलाया जाए? इसको इससे मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, सब आपस में मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आप इसमें लीजिए कि जो घन के जो विकर्ण होते हैं उनके जो कटान बिंदु होते हैं वहीं पर उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो बच्चों, ये आपको फिगर सही बना करके आपको सिलेक्ट किए गए हैं पीडीएफ फाइल में, आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि HCl, क्वेश्चन नंबर 2, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो क्लोरीन का द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 35.5 गुना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर दिया, तो Cl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? बराबर 35.5 m। हाइड्रोजन का क्लोरीन परमाणु का जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान क्या है? 35.5 गुना ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि इस निकाय के और इनके बीच की डिस्टेंस भी दी गई है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.27 एंगस्ट्रॉम हो, औसत डिस्टेंस इन अणुओं के बीच की। तो आपको ये फाइंड करना है कि बताइए कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा। तो इसके लिए द्रव्यमान केंद्र फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका एक्सिस हो गया। हम मानेंगे कि ये HCl है इस रूप में, ये HCl हो गया, इसका एक सेंटर हो गया और एक पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? Cl, क्या हाइड्रोजन है Cl, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यहां से मान लीजिए इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है, इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहां पर है C के पास। तो जब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति C के पास है तो आपको क्या करना है? तो हमें निकालना है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश HCl बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे कितना
सदिश है, x डायरेक्शन में उसका निर्देशांक है x निर्देशांक m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। अब इसी में सब वैल्यू रखेंगे, तो जब सब वैल्यू रखेंगे इसका मान यह हो जाएगा और इसका मान 0 क्योंकि मूल बिंदु पर है। m2 का मान 35.5 m और x2 का मान हो गया 1.27, सबके बटे हो जाएगा m प्लस 35.5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 30.5 into 1.27 और इनको हो जाएगा m और नीचे जाएगा 36.5 into m से m कट गया। अब इसका यदि पूरा करके इसको सॉल्व करें तो जो x cm है इसका मान आता है 1.24। तो बच्चों अभी आपका काम है कि आप क्या करिएगा, इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करिए और उसमें क्या करें 36.5 से भाग दीजिए। अब आपको ये मिलेगा कि उसके जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा वह मूल बिंदु से 1.24 एंगस्ट्रॉम दूरी के बराबर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक लड़का है जो एक ट्राली है जो घर्षण रहित है। लड़का उसी में बैठा था, तो खड़ा होकर उस ट्राली पर जब दौड़ लगाता है तो बताना है कि जो ट्राली है उसकी स्पीड यानी उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों जो लड़का है वो उस ट्राली पर बैठा है, ट्राली घर्षण रहित फर्श पर चल रही है। तो जब वो घर्षण रहित फर्श पर चल रही है इसका मतलब है कि किसी प्रकार का कोई बाह्य बल वहां पर नहीं है। लड़का ट्राली के ऊपर बैठा है और उसमें दौड़ लगाता है, इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, एक प्रकार का एक इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक है, इंटरनल फोर्स है, लेकिन इंटरनल फोर्स नहीं आपको लेना, आपको बाहरी बल देखना है कि बाह्य बल कितना लग रहा है, जो कि कोई बाह्य बल नहीं है। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हुआ हुआ 0। जब घर्षण नहीं कार्य कर रहा है तो कोई बाह्य बल उस पर नहीं लग रहा है। तो जब बाह्य बल नहीं लग रहा है तो द्रव्यमान केंद्र के संवेग संरक्षण के सिद्धांत से द्रव्यमान संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि VCM इक्वल टू कितना नियतांक होता है, VCM इक्वल टू नियतांक। VCM क्या है, नियतांक है। जब VCM इक्वल टू नियतांक है इसका मतलब है कि हो जाएगा VCM इक्वल टू नियतांक। क्यों? क्योंकि जब किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग भी आप निकाल सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र का वेग का सूत्र क्या होता है, A बराबर हो जाएगा dV बटे dt, AVCM। तो जब त्वरण 0 हो गया इसका मतलब है कि dVCM इक्वल टू कितना, dt बराबर 0, इसका मतलब है कि VCM इक्वल टू 0। तो जब किसी प्रकार का कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वह नियत होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ट्राली के ऊपर यदि बच्चा दौड़ लगा रहा है, ट्राली फर्श पर चल रही है, तो वहां पर उस ट्राली के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, दर्शाइए कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल A क्रॉस B के परिमाण का आधा होगा। यानी कि एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है और उसके मध्य अगर कोई त्रिभुज बनेगा तो A क्रॉस B के परिमाण का आधा होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया वेक्टर A, ये आपका हो गया वेक्टर B और इसी के मध्य एक त्रिभुज बनाई और यहां से परपेंडिकुलर
गया, ए हो गया और यह बी हो गया और यहाँ पर डी हो गया और ये नफेंस और ये वाला हो गया चीटा। ठीक है, ये डी है जी। तो सवाल नंबर ये है आपका चौथा। यहाँ जो ओ ए है इसका मान है ए, जो ओ बी है इसका मान है बी। अगर इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो ये वेक्टर हो गया, इसका मतलब मान आप ओ ए जो होगा वह ए हो गया, हमारा ओ बी जो हो गया वो बी हो गया, वेक्टर बन जाएगा। ठीक, और जो कोण है बी ओ ए या ए ओ बी बराबर कितना है थीटा। तो निकाल लीजिए एक राशि, तो इसलिए ए क्रॉस बी माना बेटा बीच में जाएगा ए बी और कितना साइन थीटा। ए का मतलब है ओ ए और बी का मतलब है ओ बी और ये क्या साइन थीटा समीकरण ए। अब ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर जाएगा 1/2 आधार ओ ए और पूरे लंब कितना है बी डी। बी डी के मान निकाल लीजिए इस वाले समकोण से कि समकोण त्रिभुज ओ बी डी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या जाएगा लंब बटे बराबर, तो बी डी आपका इसका हो गया ओ बी, तो बी डी बराबर ओ बी और साइन थीटा। अब यहां पर मान लीजिए, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ओ ए गुणे ओ बी साइन थीटा। इसको मानिए समीकरण ए, या 1/2 और ये हो जाएगा आपका ए बी और साइन थीटा। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माना ए क्रॉस माना बी। ये हो गया है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह किसके बराबर हो गया, वह ए क्रॉस बी के परिमाण का आधा हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि दर्शाइए ए डॉट बी क्रॉस सी का जो परिमाण है वह सदिशों ए डॉट बी तथा सी से बने समांतर षटफलक के आयतन के बराबर। एक समांतर षटफलक आयतन बनाना है हमें।
एक समांतर षटफलक हो गया, समांतर चतुर्भुज है। बस जो हम लोग इसके पहले घन के आकार का पढ़ते थे, घन का आकार का नाम करते थोड़ा समांतर षटफलक। तो यहां से मिला दीजिए डॉटेड सीधा सीधा, ठीक। ये कोण थीटा हो गया, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी। ए और बी के बीच का कोण कितना है? थीटा। यहां मान लीजिए एच है, ये ओ है, ये वाला कोण क्या है? अल्फा है। और नामांकन इसका कर दीजिए, यहां पर ई है, यहां सी है, यह ए है, यह बी है, यह एफ है, यह डी है, यह जी है, ठीक है। और इसका जो एकांक सदिश है वह इस डायरेक्शन में है, एकांक सदिश। देख लीजिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो एक फिगर आपका बन गया, ये यहां से जब खींचा गया तो 90 डिग्री का कोण यहां पर बना 90 माइनस। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो मान इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न है, इसमें जो मान दिया हुआ है ओ ए का मान बी है, ओ सी का मान सी लेंगे, ठीक है। ये ओ ए वाला सी हो गया, ये कोण थीटा है ना, ये वाला वेक्टर सी। तो ओ ए बराबर बी है, ओ ई बराबर ए है, ओ सी बराबर सी है। आज जो एंगल है EOA, AOE बराबर क्या है? थीटा है, ठीक। अब इसके बाद आप निकालिए B क्रॉस C, B क्रॉस C, B अक्रॉस C बराबर क्या मिलेगा? BC साइन थीटा और n टैन। BC साइन थीटा n टैन और n टैन होगा इन दोनों के तल के लंबवत होगा n टैन, इस सूत्र में हो जाएगा। तो मान आप निकालें, कितना निकलेगा यार? मान आप B क्रॉस C इक्वल टू BC साइन थीटा समीकरण A। ये मान आप BC साइन थीटा हो जाएगा। अब ये मान लिया जाए कि यदि जो A कैप है, n कैप जो A से अल्फा कोण बनाता है, यदि n कैप वेक्टर A से अल्फा कोण बनाए, तो अगर वह अल्फा कोण बनाता है तो आप क्या करेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो इसलिए वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, ये कितना निकलेगा? A और B क्रॉस, इसका मान रखने वाले, इसका मान हो जाएगा A और डॉट, ये कितना हो जाएगा? ये वाला मान कि BC साइन थीटा और n का कैप, या A डॉट n कैप और ये हो जाएगा BC साइन थीटा। इसका मतलब है कि ABC और C में cos भी आ जाएगा, ये जाएगा A और BC साइन थीटा और
इसमें से हम लोग एक बार कटेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि BC साइन थीटा इंटू ए और कॉस अल्फा। BC साइन थीटा इंटू ए कॉस अल्फा हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में कि त्रिभुज OHE में देखिए ए कॉस अल्फा एक कर्ण है और ये OH का मान निकालना है, तो इसका एक आधार हो जाएगा कि कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी OH बटे इसका कर्ण हो जाएगा OE, यानी OH बटे A। तो OH बराबर A कॉस अल्फा, इसलिए मिलेगा हमें A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू BC साइन थीटा और इंटू OH। और BC साइन थीटा जो है वह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरे ऊंचाई बराबर समांतर षटफलक का आयतन। तो समांतर षटफलक का आयतन का मतलब है कि जब हम किसी भी क्षेत्रफल में एक और लंबाई से गुणा करा देते हैं, तो जब क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा होता है तो क्या बनेगा, वो आयतन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पीडीएफ ग्रुप में भेजा गया है, आप इसे देख लीजिएगा पीडीएफ ग्रुप में। अब 6वें क्वेश्चन में दिया क्या है, छठवें क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि वेक्टर R इक्वल टू, ये दिया हुआ है यस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के का है, और रेखीय संवेग कितना दिया है, रेखीय संवेग दिया है P बराबर वेक्टर P इक्वल टू Px I कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप। तो इसलिए कोणीय संवेग L बराबर है P क्रॉस R, ये हो गया I j k, और यहां आ जाएगा आपका P का मान पहले है तो Px Py Pz x y और z गुणा करा देंगे तो I कैप इसका इधर छोड़ेंगे पूरा इसका, तो Py z माइनस Pz y माइनस j, ये हो जाएगा Px z माइनस Pz x प्लस k, तो Px y माइनस Py x। तो इसलिए इसके घटक क्या हो जाएंगे, L का मतलब क्या है, L का मतलब करेंगे L x I कैप L y j कैप प्लस L z k कैप। तो ये L की वैल्यू है, इसका मतलब है यहां से मिलेगा L x बराबर ये मान जाएगा कि Py z माइनस Pz y, L y का मान हो जाएगा
px माइनस pz और यह z का मान हो जाएगा pxy माइनस py x। तो अगर मान लीजिए क्या हो, यदि z बराबर 0 हो तो क्या बचेगा, केवल इसका z घटक ही बचेगा, z घटक बचेगा यानी pxy माइनस py। तो अगर इसका z घटक 0 हो जाए केवल इसका z वाला मान बचेगा, बाकी सब नहीं बचेगा। तो बच्चों आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ बातें नहीं समझ में आई तो आप जरूर कहिएगा।